और ऐतिहासिक दिन आज माना जा रहा है। जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने सदन में रखा है, उस पर चर्चा जारी हो चुकी है। इसी पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी। रामकृपाल जी, स्वागत है आपका। और 2013 का वो दौर भी देखा आपने जब वक्फ संशोधन वक्फ बिल में कई संशोधन किए और आखिरी संशोधन 2013 के दौरान हुआ है। यूपीए सरकार का एक तरह से अंतिम संशोधन वक्फ को लेकर कह सकते हैं। आज जिन बड़े बदलावों के साथ किरेन रिजिजू ने इस संशोधन बिल को रखा है और नाम से ही प्रतीत होता है, उम्मीद नाम दिया है इस बिल को। अभी तक का वक्तव्य आपने सुना होगा, विपक्ष की पूरी एक तरह से सियासत रणनीति आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही जैसा कि रिजिजू जी ने कहा, बहुत सारी उम्मीदें हैं पूरे इस देश के उन तमाम गरीब बहुसंख्यक मुसलमानों को भी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि ये कानून बनेगा। और जो इतने समय से, काफ़ी दिनों से, कई बरसों से जो एक संविधान का एक तरह से धज्जियां उड़ाने वाला ये कानून जो चल रहा था कि इसका कोई सुनवाई नहीं होगी, ये कानून से बड़ा कानून है और जिस पे भी हाथ रखेंगे वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, इस तरह का मुझे आशंका कि क्यों अदालत में चुनौती नहीं दी गई थी और क्यों अदालत ने इसको नल एंड वॉइड नहीं किया था। तो मुझे खुशी है जिस तरह से रिजिजू जी ने बहुत सारी बातें अपने आप को रखी हैं। आप यही सोच लीजिए कि आप कह रहे थे देश ही नहीं, दुनिया में किसी भी वक्त के पास सबसे ज्यादा संपत्ति अगर है तो भारत में है। और जो मुसलमानों की हालत है, जो गरीब बहुसंख्यक बेचारे जो उनकी हालत है, वो बयां करती है कि वक्त के पास, जिसके पास इतनी जमीन है, सब कुछ था, उससे कोई भला नहीं हुआ है आम मुसलमान का। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक अच्छा कदम है। और जो पिछले कानून जो 1995 में जो संशोधन किया गया था, वो सिर्फ एक तुष्टीकरण था, कहीं से कोई डिमांड नहीं आई थी। इसलिए कि 92 में बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद मुसलमान जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था वो छोड़ के उससे चला गया। उनको अपीस करने के लिए 95 में लाया गया। और आप सोचिए कि 2014 में, बल्कि जिसको 13 कह रहे हैं, 13 में वो कानून इतने आनन फानन बना, जबकि इलेक्शन हो रहा था, उसमें तो इतने असीमित कर दिए गए कि जो कि किसी भी तरह से इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की ये कानून धज्जियां उड़ाता था। रामकृपाल जी, हम जिस तरह से मुसलमानों में खुशी देख रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, तमाम जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं और खासकर वक्फ संपत्तियों के सही मैनेजमेंट को लेकर, उनके सही तार्किक प्रबंधन को लेकर जो तमाम संशोधन किए गए हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने या इससे पहले की सरकारों ने इसका इस्तेमाल महज राजनीतिक तौर पर फायदा लेने के लिए किया, और आज जब एक बड़ा बदलाव हो रहा है तो उस फायदे में शामिल हो रहे हैं मुसलमान, तमाम वो वर्ग जो खासकर एक तरह से पिछड़ा मुसलमान, पसमानदा, वोहरा, ये तमाम लोग अब शामिल हो रहे हैं, चाहे सदस्य के तौर पर या फिर इन संपत्तियों का जब सही प्रबंधन होगा, अगर स्कूल खुलते हैं, अस्पताल बनते हैं इन संपत्तियों पर, जो तकरीबन 8 लाख से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं, अगर वो यूं ही बेकार पड़ी और उनका सही इस्तेमाल होता है तो उसका फायदा आज समाज के हर वर्ग को मिलेगा और खासकर उन पिछड़े मुसलमानों को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल सही है जैसा रिजिजू जी ने कहा कि जो भी जमीन है वो देश की है, राष्ट्र की है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी कि जिस तरह से किरेन रिजिजू ने बहुत साफ कहा कि देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास ही है, वक्फ की संपत्ति सबसे ज्यादा संपत्ति है। हालांकि हम जानते हैं कि दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों में वक्फ जैसा कोई प्रावधान किसी भी इस्लामिक देश में नहीं है। वक्फ संपत्तियों का, वक्फ बोर्ड का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है और यही कारण है कि इस्लामिक देशों में वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था नहीं है। यह संस्था भारत में ही है और भारत में इस संस्था को इस तरह से एक तरह से पोषित किया गया है कि आज उससे तमाम राजनीतिक लाभ जुड़े हैं। रामकृपाल जी, आप अपनी बात पूरी करें। हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि संशोधन इससे पहले भी हुआ, 95 में हुआ, 2013 में हुआ, तब क्यों नहीं इस तरह के बयान सामने आए? तब इस पे क्यों नहीं इतनी राजनीति हुई? अगर आज वक्फ की संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल की बात हो रही है तो उस पे राजनीति के क्या कारण दिख रहे हैं?
देखिए ऋतु जी, आप यूं समझ लीजिए कि दो वक्फ का जो था, वक्फ का ये कानून कुछ लोगों को एक तरह से भू माफिया बनाने का काम कर रहा था, लेकिन जो सरकारें थी वे हमेशा से ये ऐसा वातावरण बनाए रखती थी कि जैसे आम मुसलमान का इससे फायदा होगा। आप ये बताइए कि जो गांव में मुसलमान रहता था, जिस देश में 95% जो आबादी है हमारी किसानों की, उनके पास 2.5 एकड़ से कम जगह है, और जब एक मुस्लिम वर्ग देखता है कि 2 एकड़ वाला किसान उसी में से मेहनत करके कमा रहा है, पैसा बचा रहा है, उसको अगर आज ये पता चल रहा है कि राजेश, आज अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने बहुत साफ तरीके से आंकड़ों के साथ देश के सामने रखा है कि मौजूदा दौर में इस समय वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं, उनका किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, और इस संशोधन बिल के साथ, तमाम संशोधनों के साथ आने वाले समय में वक्फ संपत्तियों का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल होगा, किस तरह से वक्फ बोर्ड के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, उसमें महिलाओं को शामिल किया जा रहा है, पिछड़े मुसलमानों को शामिल किया जा रहा है, भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड को लेकर आज तक जिस तरह की खामोशी थी कि अगर वक्फ बोर्ड को छुआ या वक्फ बोर्ड पे किसी तरह का संशोधन लेके आई, कोई बातचीत हुई, कोई चर्चा हुई, तो वो इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा, तो वो धार्मिक एक तरह से हस्तक्षेप हो जाएगा, तो उस डर को भी हटाया, साथ ही साथ एक साफ सही तस्वीर भी देश के सामने रखी आज किरण रिजिजू ने? देखिए ऋतु, इस्लाम में आपने बिल्कुल सही कहा कि इस्लाम में पर्दा नसी महिलाओं को अमूमन आपने बुरके में देखा, पर्दा नसी देखा, लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने 3 तलाक जो है वो विधेयक लाकर जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के हितों को संरक्षित करने की कोशिश की, और इसके बाद तमाम जो भारत सरकार की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी में मुस्लिम महिलाओं को जो भागीदारी मिली, उससे कहीं ना कहीं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व बढ़ा। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में आपने देखा कि नारी शक्ति विधेयक ला करके आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई। इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो भी आने वाले दिनों में लाभान्वित होंगी। तो भारत सरकार की ये कोशिश है कि वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए अगर 2 महिलाएं वक्फ बोर्ड में अगर मेंबर होती हैं, तो जो पर्दा नसी और बुर्के में रहने का जो कल्चर इस्लाम में महिलाओं का रहा है, उससे महिलाएं जो हैं वो बाहर निकलेंगी और पर्दे से बाहर निकलकर जो सोशल जो स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा है समाज की, उससे वो जुड़ने का काम करेंगी। और वक्फ के संपत्तियों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कुछ एक जो घराने हैं, कुछ एक जो परिवार हैं या कुछ एक खास जो वर्ग हैं, उनका कब्जा जो है, उनका दबदबा रहा है। और इसकी मुखालफत जो सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाली जो पार्टियां हैं वो दबी जुबान से ही सही पहले भी करती रही हैं, लेकिन अब चूंकि परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं और ऐसे में उनके पास खास करके विपक्ष के जो लोग हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, जो सोशल जस्टिस में विश्वास करने वाली पार्टियां हैं, उनके सामने इस विधेयक का विरोध करने के सिवा कोई चारा नहीं है। लिहाजा आपने देखा कि किरण रिजिजू के शानदार तकरीर के बाद अब गौरव गोगोई जो लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं, वो अपनी तकरीर पेश कर रहे हैं और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों के हिमायती होने का जी राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। रामकृपाल जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथी विकास। विकास, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी शुरुआती अपने एक तरह से पटल पर रखते हुए बिल के प्रारूप के बारे में विस्तार से संशोधन, जो नए बदलाव लेके आ रहे हैं, उनको किरण रिजिजू ने रखा सदन में, देश के सामने भी रखा। ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें विकास, तो यूपी सुन्नी सेंट्रल ऑफ वक्फ के पास तकरीबन 2,17,161 संपत्ति है। ऐसे में इन संपत्तियों के दायरे को बढ़ाना, महिलाओं को इस काउंसिल में शामिल करना, साथ ही साथ पिछड़े मुसलमानों को शामिल करना, इन संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल करने, यानी कि अब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या फिर तमाम इस तरह की चीज बनेंगी जिसका इस्तेमाल सब लोग कर सके, ना कि चंद लोगों के हाथ में सिर्फ। सुन्नी बोर्ड या शिया बोर्ड जैसी चीज भी खत्म करते हुए अब सरकार ने इस पूरे बिल का नाम उम्मीद कर दिया है।
जी बिल्कुल, यही गरीब लोगों की उम्मीद थी और यही उनकी चाह थी कि उनका भविष्य बेहतर हो सके, जो हो ना सका आज तक। इस उम्मीद के साथ इस उम्मीद बिल को पेश किया गया है और तमाम सारे गरीब लोगों को ये उम्मीद है कि अब आने वाले समय में जो वक्फ की संपत्तियां हैं, उनसे जो भी आम गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, मजलूम हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके जीवन में शायद कुछ बदलाव आ सके। क्योंकि आपने जैसा जिक्र किया कि 2 लाख से ज़्यादा संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास हैं और ऐसे ही तमाम सारी संपत्तियां शिया वक्फ बोर्ड के पास हैं। इन सारी संपत्तियों को लाभ कौन उठा रहा है आज तक? कौन आज तक मालामाल हुआ है? किसकी तिजोरियां भरी हैं? ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन वहां तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए ये वक्फ बिल लाया गया है और इस वक्फ संशोधन बिल में लोगों को ये उम्मीद है, आम लोगों को खास तौर से जो इन लोगों के खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठा सकते हैं, उनको उम्मीद है कि अब इस कानून के सहारे उनके जीवन में बदलाव आएगा, उनके लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें हो पाएंगी, उनके लिए भी समाज जो कार्य किए जाते हैं वक्फ के द्वारा, उनका उनके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को लाभ हो सकेगा, जिससे कि समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकेंगी। तो सभी लोगों को इस बात की उम्मीद है। भले ही तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दबाव में ये सब लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन दबी जुबान से सब इस बात का स्वागत कर रहे हैं। तमाम सारे आपने बताया कि जब 2 लाख से ज़्यादा संपत्तियां हैं, आखिरकार उनसे कौन लाभ उठाया है? वही लोग लाभ उठाए हैं जो मुतलवी हैं, जो रसूखदार लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वही उसका लगातार पीढ़ियों से लाभ उठाते आए हैं और ये चाहते हैं कि हमेशा उनका दबदबा इस पर कायम रहे, इसीलिए इस चीज़ का विरोध करते हैं। लेकिन फिलहाल आम लोगों के लिए जो उम्मीद जागी है, इस उम्मीद बिल से निश्चित रूप से उनके आने वाले भविष्य, उनके आने वाली पीढ़ियों को इससे एक नई उम्मीद के पंख लगेंगे। जी ऋतु। जी विकास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुस्लिम समाज के कई लोग वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। मुंबई में मुसलमान समुदाय ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई हैं, वहीं भोपाल में भी मुसलमान समुदाय में खुशी का माहौल है। लोग ढोल नगाड़ों पर नाचे और थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लेके प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर, जो कि आज अगर सदन में पास होता है, आने वाले समय में ये उम्मीद बिल कहलाएगा, इसको लेकर मुसलमान समुदाय में खुशी का माहौल है। मोदी जी शुक्रिया के पोस्टर हाथों में लिए लोगों ने उनका आभार जताया। आइए सुनते ही महिलाओं का क्या कहना है, क्योंकि ये तमाम महिलाएं जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रही हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर आने के साथ ही वक्फ संपत्तियों पर चंद लोगों का जो एकाधिकार था, उसकी आमदनी कुछ ही लोगों के जेब तक सीमित थी, आज उन संपत्तियों का बड़ा फायदा उसके बेहतर प्रबंधन, बेहतर मैनेजमेंट से और उन संपत्तियों से अब गरीब मुसलमानों को उसका फायदा मिलेगा। यानी कि अब उन संपत्तियों पर अगर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खुलते हैं तो उनका फायदा सीधे सीधे उस मुसलमान वर्ग को मिलेगा जो गरीब है, जिसके लिए ये तमाम बुनियादी सुविधाएं अब वक्फ संपत्तियों को एक तरह से इस्तेमाल में लाकर उन्हें इन सुविधाओं की हिस्सेदारी मिलेगी। आइए सुनते हैं इन महिलाओं का क्या कहना है। देश हित में जो बिल ला रहे हैं, ये करोड़ों। और लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि ये विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाएगा और ये मुसलमानों के हित में साबित होगा। बिल के फायदों पर प्रकाश डालते हुए रिजवी ने कहा कि संशोधन लागू होने के बाद होने वाली कमजोर गरीब मुसलमानों के हित में होगी, इससे उनकी तरक्की और विकास होगा। वक्फ संशोधन बिल पर इस समय संसद में चर्चा जारी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने बिल को पेश करते हुए जो बड़े बदलाव दिए हैं उसमें यह बताया है कि किस तरह से वक्फ संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि आज की तारीख में
उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में आज पास हो जाएगा और मैं खुदा से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह इसको पास करा दे ताकि मुसलमानों की गुर्बत का खात्मा इस बिल के ज़रिए हो जाए। चूँकि हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ की थी ज़मीनें, इसलिए वक्फ की थी कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की इससे होने वाली आमदनी से मदद होगी, उनकी खुद किफ़ालत होगी, उनकी तरक्की होगी, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम होंगे, उनके जन कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, बरेलवी सेक्ट के मौलाना का कहना है कि वक्फ संपत्तियों का जो सिद्धांत था वो इसलिए था कि गरीब मुसलमानों, बेवाओं के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, उन संपत्तियों का जो कि नहीं हो रहा था। आज जब वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा जारी है और उसके बाद ये बिल संभावित माना जा रहा है कि ये पास होगा, ये नया कानून उम्मीद के नाम से आएगा सामने, तब इन तमाम संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल होगा उन गरीब मुसलमानों के लिए भी। हमारे साथ योगेश शीतल भी जुड़ गए हैं मुंबई से। योगेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी एक बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, काफी ज्यादा संपत्ति को लेकर वक्फ बोर्ड ने एक तरह से दावा किया है और कई ऐसी संपत्तियां हैं जो विवादित हैं। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल अब जो उम्मीद बिल कहलाएगा, कितनी उम्मीदें लेके आ रहा है? रितु, बिल्कुल सही कहा आपने। महाराष्ट्र में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे वक्फ की संपत्ति जो है उस पर डिस्प्यूट है। हमारे साथ कुछ समुदाय के लोग हैं जो हम उनसे ही बात करेंगे। वसीम भाई, जरा हमें बताइए कि क्या किस तरीके से आप सेलिब्रेट करेंगे? देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। हम सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने वक्फ संशोधन बिल आज संसद में पेश किया। इससे आम मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होगा। पिछली सरकारों ने अपने मिली जुली चाल से वक्फ माफियाओं को ज़मीन कौड़ियों के भाव में दिया और उस ज़मीनों पर जो भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से कब्जा करके उसको अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ किया। आने वाले दिनों में जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होगा। उस पर कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे ताकि मुसलमान सशक्त हो, मजबूत हो। कुछ लोग हमारे कंधे पर बंदूक रखकर, हमारी भावनाओं से खेलकर और मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर इस बिल को विरोध करने में लगे हैं। कुछ कथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर जो जमातें हैं वो कहीं ना कहीं उनके प्रभाव में आकर विरोधियों के वो लोगों से हमारे आम मुसलमानों को बहकाकर, हमारे भोले भाले मुसलमानों को बहकाकर कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी करा रहे हैं, लेकिन वो अपने इस मकसद में बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। आप देखिए, अगर जो विरोध करने वाले 10 हैं हिंदुस्तान में तो 10 लाख लोग उसमें बोलने के लिए तैयार हैं, उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस बिल में कोई भी कमी नहीं है। इसलिए जो कुछ विरोधी पक्ष भी वो वॉकआउट कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने अच्छे बिल को हम कैसे अपोज करें। कुछ लोग, कुछ पार्टियां हैं जिन्हें हमेशा वक्फ माफियाओं से बड़े मोटी रकम चंदे के रूप में मिलती थी, वो उनकी रकम बंद हो जाएगी। अवैसी साहब हैदराबाद में कितना बड़े साम्राज्य के मालिक हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज वक्फ की है जो उन्होंने कब्जा करके अपने इस्तेमाल में रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके पेट में दर्द होगा और वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी बिल या कोई भी अच्छा कदम मुसलमानों के हक में मोदी जी उठाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2014 से अब तक जो बिना तुष्टीकरण की राजनीति के, बिना भेदभाव के जिस तरह से मोदी जी ने हमारे लिए काम किया है, तो मुसलमान का बहुत बड़ा तबका मोदी जी की तरफ अग्रसर है, मोदी जी के साथ हुआ है। इसलिए आप ये बताइए, तीसरी बार सत्ता में आना कोई छोटी बात नहीं है। सभी प्रांत, सभी समाज का साथ मिला है, इसलिए मोदी जी मजबूत हुए हैं और ये इस बिल से मुझे लगता है एक नया दौर शुरू होगा इस देश में। और जो लोग CA NRC को शाहीन बाग के तर्ज पर और इस वक्त बिल को भी शाहीन बाग के तर्ज पर लेके जाना चाहते थे, वो औंधे मुंह गिर चुके हैं, उनका प्लान फेल हो चुका है। इसलिए अब मुसलमान समझ चुका है कि उसके हित के लिए कौन खड़ा है और उसके खिलाफ कौन खड़ा है। नहीं तो 70-60 साल उनकी हुकूमत थी
आज मुसलमान की ये दयनीय परिस्थिति नहीं होती। आज भी देखिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वहाँ पर मुसलमान बदहाल है, मुसलमान गरीब है, मुसलमान मजबूर है। वहाँ कभी बीजेपी की सत्ता नहीं रही। जहाँ जहाँ बीजेपी की सत्ता है, जहाँ जहाँ मोदी जी का के डबल इंजन की सरकार है, वहाँ मुसलमान मजबूत हुए हैं। हम नरेंद्र मोदी जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए, जो किरण रिजिजू जब वो बिल पेश करे तो उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में चुनाव से पहले जो है बहुत सारी जमीन जो है वो डिनोटिफाई की गई। क्या मंशा रही होगी इसके पीछे? मतलब मंशा जो भी रही ठीक रही है। इसमें मतलब जो भी मतलब इन्होंने मतलब एक कानून बनाने का प्रस्ताव डाला था तो बहुत मतलब अच्छा काम किया उन्होंने। मतलब जो है हम उसका मतलब जो है सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मतलब जो है ये वक्फ बोर्ड की जो भी संपत्तियां हैं लोगों को मतलब जो है अपने में ही बांट खा लेते थे, मतलब गरीबों में। बताइए, जैसे सच्चर समिति की रिपोर्ट है, कई सारी समिति की रिपोर्ट्स में हमने देखा कि जो समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय, वो काफी पीछे रह गया विकास के दौर में। इसके बाद अगर आपको लगता है कि वक्फ अगर इक्वली अगर जस्टिस हो, जो उद्देश्य है उन तक अगर पैसे पहुंचे, मदद पहुंचे, रिसोर्स पहुंचे, तो जो समुदाय है उसको ऊपर आने में, तो अपलिफ्ट होने में मदद मिलेगी। देखिए, वक्फ की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो मुसलमानों के काम में आ सकती थी, लेकिन अभी तक उनके हक काम नहीं आई। और मुझे लगता है कि इस तरह के संशोधन से ज़रूर मुसलमानों को फ़ायदा मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो बिल है वो बहुत सोच समझकर बनाया गया है। हम उस बिल के साथ खड़े हैं और उस बिल से एक चीज़ तो तय हो गई है कि अब जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को नाजायज़ तरीके से कब्जा करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे वो अब बेनकाम हो जाएंगे और वो लोग कहीं ना कहीं बेनकाब होकर शर्मिंदा भी होंगे और आम मुसलमान मजबूत होगा। और अभी तक देखिए 2014 से अब तक जितने भी साल मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं, मुसलमान बहुत मजबूत हुआ है। चाहे आप सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी भागीदारी कर लीजिए, पढ़ाई के क्षेत्र में। आज़ादी के बाद पहली बार इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने कभी एक समुदाय, एक प्रांत की बात नहीं की है। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की बात की है। उन्होंने 140 करोड़ की भारतीयों की आंखों में खुशी और उनके जीवन में खुशहाली है, इस संकल्प के साथ काम किया है। 2014 से अब तक, अब आज़ादी जब से हुई और अब तक आप सोचेंगे सबसे ज्यादा IAS चुनकर इस बार आए हैं। किसके दौरे हुकूमत में? मोदी जी के दौरे हुकूमत में 52 IAS ऑफिसर मुस्लिम बने हैं। 1954 में आजाद भारत में वक्फ के कानून के बनने के बाद से तमाम जो संशोधन हुए उस दिशा में 2025 का ये संशोधन कई मायनों में बेहद अहम है। न सिर्फ कानून का नाम बदला जा रहा है बल्कि उसके मकसद को भी एक तरह से एक व्यापक रूप दिया जा रहा है। रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, दो बातें बेहद महत्वपूर्ण। सेक्शन 40 जो मौजूदा जो कानून था वो ये कहता था कि तमाम शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम पे जो भी है वो जाके किसी भी जमीन का दावा कर सकते हैं और वो जमीन वक्फ की हो जाएगी। उसके बाद वो जिसकी जमीन है वो जाए ट्राइब्यूनल में चक्कर लगाए और ट्राइब्यूनल में भी सीमित लोग होंगे, 3 लोग, उनमें किसी और की कोई सुनवाई नहीं है। तो पहले आप जमीन लेंगे और फिर वो सुनवाई के लिए आप ही के सामने बैठेगा। अब इसको खत्म करते हुए सेक्शन 40 जैसी व्यवस्था को खत्म किया गया है। साथ ही साथ ट्राइब्यूनल तक सीमित न रख के अब आप न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल के दायरे को भी बढ़ाया गया है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि मनमाने तरीके से भूमाफियाओं के रूप में जिस तरह से वक्फ बोर्ड बढ़ रहे थे उन पर एक लगाम लगाई गई है। निश्चित रूप से ऋतु जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि देखिए संविधान में जो है उसमें एक इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। हर इंसान जो भारत का नागरिक है, चाहे वो किसी धर्म का हो, सबके लिए कानून बराबर है। मुझे समझ में नहीं आया ऐसा कानून कैसे बनाया गया जो कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से बाहर हो सकता है। देखिए, किसी भी चीज की जुडिशियल इंक्वायरी तो हो ही सकती। जी हाँ, अभी तक के प्रावधान के तहत अगर वक्फ बोर्ड ने किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति कह दी है तो उसकी सुनवाई सिर्फ ट्राइब्यूनल तक होगी और कोई अदालत उसे सुन नहीं सकती। यानी कि न्यायालयों से ऊपर का वक्फ ट्राइब्यूनल हो चुका था। साथ ही साथ ये भी एक तथ्य है जो मुझे लगता है दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्ति जैसी कोई व्यवस्था नहीं है।
चाहे तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनेशिया, इराक जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ नहीं है। भारत में न केवल वक्फ बोर्ड सबसे बड़े शहरी भू स्वामी है, बल्कि उसके पास कानूनी रूप से उनकी सुरक्षा करने वाला एक अधिनियम भी तैयार किया गया, तमाम संशोधन किए गए। तो एक तरह से इन भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण दिया गया था। बीजेपी के